हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद मुस्कान पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। My name is Muskan Sahu. I have qualified JRF in 2020 with 99.73 percentile in commerce. I have also qualified only NET two times in June 2019 and December 2019, and I have completed my MCOM in 2020. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लिवरेज एनालिसिस। लिवरेज क्या है? देखिए, स्कोप, सोर्स ऑफ फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी इतना कवर हो चुका है। इसमें ही एक आता है आपका लिवरेज एनालिसिस, जो अभी हम डिस्कस नहीं किए थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या, लिवरेज एनालिसिस। उसके बाद आएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर पे। देखिए, एनालिसिस ऑफ लिवरेज। लिवरेज का एनालिसिस क्यों किया जाता है? लिवरेज का एनालिसिस इसलिए किया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि हमारे फर्म में, हमारे बिजनेस में, हमारे कंपनी में कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितना हमें सेल करने के लिए, कितना सेल के लिए कितना हमें प्रोडक्शन करना होगा, उस पर कितना कॉस्ट आएगा, उन सब के लिए हमें कितने फाइनेंस की ज़रूरत होगी। इसीलिए हम करते हैं लिवरेज एनालिसिस। ठीक है, ये देखने के लिए कि फर्म को कितने फाइनेंस की ज़रूरत है। फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टू मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। फंड को लेकर आना, फाइनेंस को लेकर आना, देन उनका यूटिलाइजेशन करना। तो फंड जब हम लाएंगे तो लाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे फर्म में कितने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसी के लिए हम करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ताकि हमें पता चल सके कि किस कैपिटल पे क्या कॉस्ट लग रही है हमारी। ठीक है, उस हिसाब से हम कैपिटल को चूज कर सकें, सोर्स ऑफ कैपिटल को। लिवरेज एनालिसिस किया जाता है ये देखने के लिए कि हमारे कंपनी में फंड की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितना सेल करने के लिए हमें कितने प्रोडक्शन चाहिए, कितना कैपिटल चाहिए। तो ये सब हम देखते हैं लिवरेज में। आगे हम जब पढ़ेंगे, आपको बताएंगे लिवरेज, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये हम करते हैं फंड के रिक्वायरमेंट्स को पता करने के लिए। देखिए, लिवरेज एनालिसिस में हम दो चीज देखेंगे। एक तो टाइप ऑफ लिवरेज, लिवरेज क्या है, उसके टाइप्स क्या है, और एक हम देखेंगे बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क क्या है। देखिए, कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें बिजनेस रिस्क तो होते ही हैं। बिजनेस रिस्क क्या है? द रिस्क विच इज रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी रिस्क होगा वो क्या होता है? बिजनेस रिस्क। कि बिजनेस सही तरीके से ऑपरेट होना चाहिए। अगर बिजनेस सही तरीके से ऑपरेट नहीं होगा तो क्या होगा? लॉस का रिस्क अराइज हो जाएगा, और जब लॉस का रिस्क अराइज हो जाएगा तो कंपनी के ऊपर जो फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन है, कंपनी को उसको तो फुलफिल करना ही होगा। इससे धीरे 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 कंपनी कहाँ चल जाएगी? बंद होने के कगार पे आ जाएगी। तो बिजनेस रिस्क हर बिजनेस में होता है। ठीक है, पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड होता है वो रिस्क जो बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है। फाइनेंशियल रिस्क क्या है? फाइनेंशियल रिस्क द रिस्क विच इज रिलेटेड टू फाइनेंस कैपिटल। जो हम आउटसाइडर से पैसा लाए हैं उनको पेमेंट करना, उनको फिक्स्ड रेट से पेमेंट करना। ये क्या होता है? फिक्स्ड रेट से पेमेंट करना। ये कंपनी के ऊपर रिस्क होता है, कंपनी के ऊपर बर्डन होता है ये फिक्स्ड पेमेंट करना। अगर लॉस होगा तो कंपनी कैसे पेमेंट करेगी? लॉस होगा तब भी पेमेंट करना ही करना है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पेमेंट करना ही करना है। तो ये रिस्क हमेशा बिजनेस कंपनी के ऊपर, ये दोनों रिस्क हमेशा बोले मंडराते रहते हैं। बिजनेस रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क भी। बिजनेस रिस्क क्या है? कि बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड रिस्क, बिजनेस अच्छे से ऑपरेट होना चाहिए, ऑपरेट नहीं होगा तो ये रिस्क अराइज होगा। फाइनेंशियल रिस्क कैपिटल से रिलेटेड रिस्क, फाइनेंस से रिलेटेड रिस्क फाइनेंशियल रिस्क होता है। आइए देखते हैं आगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ लिवरेज। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए लिवरेज क्या है, और लिवरेज पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉस्ट, कि कॉस्ट क्या है। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट क्या होती है। तो कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट मनी दैट यू हैव टू पे फॉर समथिंग। वो मनी जो आप पे करते हैं कुछ पाने के लिए।
ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। अब ये कॉस्ट, हम दो तरह का कॉस्ट पढ़ेंगे लिवरेज में। एक होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक होता है क्या, ऑपरेटिंग कॉस्ट, और एक होता है आपका फाइनेंशियल कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट जो बिजनेस के ऑपरेशन के लिए चाहिए, बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए। द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ऑन गोइंग बिजनेस, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो कॉस्ट हमें चाहिए वो होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। जैसे कोई भी बिजनेस होता है तो उस बिजनेस में दो तरह की कॉस्ट होती है, दो तरह की ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। कौन कौन सी कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है और एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है। अगर हम एक नॉर्मल बिजनेस की बात करें, एक नॉर्मल बिजनेस की बात करें, तो नॉर्मल बिजनेस में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट कौन कौन से होंगे। सभी बिजनेस में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट होते ही हैं। वेरिएबल कॉस्ट कौन से कॉस्ट होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो जैसे जैसे हम प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है। जबकि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कितना भी इंक्रीज हो डिक्रीज हो, ये एक लिमिट तक कांस्टेंट होती है, इसलिए इन्हें बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कौन कौन सी होती है, सैलरी होती है, फिक्स्ड कॉस्ट सैलरी हो सकती है। अगर हम नॉर्मल बिजनेस की बात करें तो रेंट फिक्स्ड हो सकती है, और आपकी इंश्योरेंस फिक्स्ड हो सकती है, ठीक है, अगर इंश्योरेंस कराए तो वो फिक्स्ड हो सकती है। और डेप्रिसिएशन भी फिक्स्ड होती है, आप मशीन यूज करें ना करें डेप्रिसिएशन हर महीने से तो कटेगा ही, आपके मशीन की वैल्यू डे बाय डे कम होती ही जाएगी। तो ये सब फिक्स्ड होते हैं अगर नॉर्मल बिजनेस की बात करें। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, आपका रॉ मटेरियल, आप जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना ही रॉ मटेरियल लगेगा, अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करें तो ज्यादा मटेरियल चाहिए होगा। लेबर भी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, जितना आप उससे प्रोडक्शन कराएंगे उतना आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। और क्या हो सकता है वेरिएबल कॉस्ट, फ्यूल, अगर फ्यूल यूज हो रहा है तो फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है तो वो, ये सब क्या होंगे, वेरिएबल कॉस्ट होंगे, जो जितना हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं उसके हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं तो वो क्या, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी करते हैं प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। फिक्स्ड कॉस्ट, जबकि हम कितना भी प्रोडक्शन करें ये फिक्स ही रहेंगे, तो ये क्या होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं। अब देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट में तो दो आते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। कोई भी बिजनेस हो, कैसा भी बिजनेस हो, उसे ऑपरेट करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट तो लगाना ही पड़ता है, ठीक है। कम ज्यादा बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट तो लगते ही लगते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल बोथ। फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है, फाइनेंशियल कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड, कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड। अगर किसी कंपनी ने फंड बोरो किया है, डेट लिया है, लोन लिया है आउटसाइडर से, ठीक है, तो उस पे जो कॉस्ट लग रहा है उसे बोलते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड। तो बोरोड फंड की कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड होती है, तो इसमें फिक्स्ड वेरिएबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो खुद में ही फिक्स्ड है। फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, द कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड, जो हम बोरो किए हैं, जो हम डेट लिए हैं, लोन लिए हैं, बॉन्ड है, उस पे पैसा लिए, तो इन सब पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है फिक्स्ड रेट से, फिक्स्ड रेट से हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो लिवरेज में हम दो तरह की कॉस्ट पढ़ेंगे, लिवरेज में हम दो तरह की कॉस्ट को देखेंगे। कौन कौन सी कॉस्ट, एक आएगी ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक आएगी आपकी क्या, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी हम दो देखेंगे, क्या, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। एंड देन इसके बाद आएगी फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब कौन सी कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड। तो ये दो चीज, ये दो कॉस्ट हम पढ़ेंगे लिवरेज में। इन दोनों कॉस्ट का पहले मतलब पता होना चाहिए। तो अब समझ में आ गया आपको कॉस्ट क्या है, कौन सी कॉस्ट हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। लिवरेज अगर हम आपको समझाएंगे, डेफिनेशन पढ़ाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए पहला केस हम लेते हैं, नो फिक्स्ड कॉस्ट। नो फिक्स्ड कॉस्ट, हम पहला केस लिए जब कंपनी में कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। देखिए
सबसे पहले लिखते हैं सेल्स। देखिए, ये जो हम लेवरेज एनालिसिस किया जाता है कंपनी में, वो ये एज्यूम करके चलते हैं कि हम जितना प्रोड्यूस करेंगे उतना सेल हो जाएगा। ठीक है, जितना प्रोड्यूस करेंगे उतना सेल हो जाएगा। तो जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि सेल्स तभी इंक्रीज होगा जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि जैसे जैसे हम सेल्स इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, क्योंकि ये एज्यूम करके चलते हैं कि जितना हम प्रोड्यूस करेंगे उतना सेल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स। सेल्स में से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो आता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो अमाउंट आता है उसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। और फिर इसके बाद कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, तो आता है EBIT। EBIT क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो आता है EAT, EBT आता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर उसके बाद हम टैक्स माइनस करते हैं, तो आता है EAIT, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, ये जो पैसा होता है वो हमारे शेयर होल्डर्स का होता है। अगर इसमें प्रेफरेंस होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस कर देंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा? वो अर्निंग फॉर शेयर होल्डर्स होगा, अर्निंग फॉर शेयर होल्ड, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये अर्निंग किसका होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग निकालने का। तो चलिए हम पहला केस ले रहे हैं, नो फिक्स्ड कॉस्ट। पहला केस हम क्या ले रहे हैं? जब कंपनी में कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल्स। इसमें भी हम दो केस ले रहे हैं, पहला केस और दूसरा केस। पहले केस में सेल्स है हमारा 1 लाख का। सेल्स है कितने लाख का? 1 लाख का। फिर उसके बाद हम माइनस करेंगे क्या? वेरिएबल कॉस्ट। सपोज करिए वेरिएबल कॉस्ट है आपका 30,000। वेरिएबल कॉस्ट है 30,000, माइनस किए 70,000। क्या आ गया? 70,000 आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। इसे क्या बोलेंगे? कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। उसके बाद हम माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, नो फिक्स्ड कॉस्ट है तो कितना आ जाएगा? EBIT हमारा कितना आ गया? EBIT 70,000। अभी हम यहीं तक कर रहे हैं लेवरेज का मीनिंग समझाने के लिए। ठीक है, तो EBIT हमारा आ गया 70,000। अब अगर हम सेल्स इंक्रीज करते हैं 50% से, कितने परसेंट से? 50%। तो 1 लाख का 50% 50,000। तो 50% से इंक्रीज करेंगे तो सेल्स कितना हो जाएगा? 1,50,000। ठीक, अब जितना सेल्स इंक्रीज होता है उतना ही वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होता है, क्योंकि जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज होता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जितना प्रोड्यूस करेंगे हम उतना ही हमारा सेल्स हो जाएगा। तो जितना सेल्स इंक्रीज होगा मतलब उतना ही प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। तो प्रोडक्शन जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट भी हमारा 50% से इंक्रीज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 45,000। कितना हो जाएगा? 45,000। 45,000 हम माइनस किए तो आ गया हमारा 1,05,000। कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो EBIT कितना आ गया? 1,05,000। ठीक, तो देखिए यहाँ हम सेल्स में 50% इंक्रीज किए तो वेरिएबल कॉस्ट में 50% इंक्रीज हुआ। अब हम देखेंगे कि सेल्स में 50% इंक्रीज करने की वजह से हमारे EBIT में कितना इंक्रीज हुआ। आइए देखते हैं। अगर हम निकालें, कैसे निकलेगा इंक्रीज परसेंट? 1,05,000 में से माइनस करेंगे 70,000 और डिवाइड करेंगे 70,000 से, कितना आ जाएगा? 35,000 डिवाइड करेंगे 70,000 से तो कितना आ गया? 50%। कितने का इंक्रीज हुआ? 50%। मतलब कि जितना हम सेल्स में इंक्रीज किए उतना ही हमारे EBIT में भी इंक्रीज हुआ। 50% का इंक्रीज हम सेल्स में किए तो हमारे EBIT में भी 50% का इंक्रीज हुआ। अब हम लेते हैं दूसरा केस, जब लो फिक्स्ड कॉस्ट हो। क्या हो? लो फिक्स्ड कॉस्ट। सेम वैसे ही हम लिखेंगे,
सेल्स ये फर्स्ट केस है, ये सेकेंड केस है। सेल्स है हमारा 1 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट है हमारा 30,000 का, माइनस किए 70,000 आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। अब उसके बाद हम उसमें से लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट हम ले लेते हैं लो, फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ईबीआईटी कितना आ जाएगा? ईबीआईटी आ गया 50,000, ये ईबीआईटी आ गया। अब अगर हम इस सेल्स को इंक्रीज करते हैं 50% से, कितने परसेंट से? 50% से, तो कितना हो जाएगा? 1,50,000। तो जब 50% से सेल इंक्रीज हुआ तो 50% से वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, 45,000। कितना आ गया? 1,05,000। अब यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट है तो हम सेल्स कितना भी रखें, सेल्स इंक्रीज हो डिक्रीज हो, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगा, तो यहाँ पर भी आएगा 20,000। अब ये 20,000 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 85,000। कितना आ गया? 85,000। अब देखिए यहाँ 50,000 था, ईबीआईटी हमारा हो गया 85,000। देखें कितना इंक्रीज हुआ इस केस में, तो 85,000 माइनस 50,000 अपॉन 50,000। 50,000 डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें देखना है ना 50,000 से कितना इंक्रीज हुआ, तो कितना आ जाएगा? डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 70%। कितना आ जाएगा? 70%। कितने का इंक्रीज हुआ? 70%। मतलब कि जब फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे बिजनेस में तो 50% हम इंक्रीज कर रहे हैं सेल्स में, तो कितना इंक्रीज हो जा रहा है बीआईटी में? 70%। अब आइए थर्ड केस हम लेते हैं, जब हाई फिक्स्ड कॉस्ट हो। क्या हो? हाई फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए जब हाई फिक्स्ड कॉस्ट है तो सेम केस हम लेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। सेल्स है हमारा 1 लाख का, देन वेरिएबल कॉस्ट है हमारा कितने का? 30,000 का, माइनस किए तो 70,000 आया। 70,000 क्या आया? कंट्रीब्यूशन। 70,000 क्या आया? कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि कितना हम रखे हैं, सॉरी हाई फिक्स्ड कॉस्ट लेना है हमें यहाँ पर, तो हाई फिक्स्ड कॉस्ट हम लेते हैं 50,000, ठीक है। सपोज कर लेते हैं 50,000 है फिक्स्ड कॉस्ट, तो कितना आ जाएगा? 20,000 क्या आ गया? 20,000 आ गया ईबीआईटी, ठीक है। अब अगर हम सेल्स इंक्रीज करते हैं कितने से? 50% से। 50% से सेल्स इंक्रीज करेंगे तो कितना होगा? 1,50,000। 50% से हमारा वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा 45,000, तो कितना आ जाएगा? 1,05,000। अब 50,000 फिक्स्ड कॉस्ट है तो फिक्स्ड ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा? 55,000। अब हम देखेंगे कितने का इंक्रीज हुआ है बीआईटी में, तो 55,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई 20,000 कितना आएगा? 35,000। 20,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 175,000। देखिए 175,000। देखिए यहाँ पर हम इंक्रीज किए 50% का सेल में हम इंक्रीज किए 50% का सेल्स इंक्रीज हुआ, तो ईबीआईटी हमारा कितना इंक्रीज हो गया? 175% का सेल्स ईबीआईटी हमारा इंक्रीज हुआ। अब देखिए हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, लिवरेज क्या है। देखिए लिवरेज लिवरेज कोई बोलता है कि फिक्स्ड कॉस्ट को बोलते हैं, ठीक है। कोई बोलता है लिवरेज रिस्क को बोलते हैं, कोई बोलता है लिवरेज बेनिफिट को बोलते हैं। हम बोलते हैं कि ये तीनों ही गलत है। अगर हम इन तीनों को मिला दें तो इसे ही बोलते हैं लिवरेज। लिवरेज किसे बोलते हैं? द चांस ऑफ गेटिंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज।
द चांस ऑफ गेटिंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कॉल्ड एज लिवरेज। इसे ही बोलते हैं लिवरेज। किसी कंपनी में अगर फिक्स्ड कॉस्ट है तो उस कंपनी के पास चांस है उस फिक्स्ड कॉस्ट से एडवांटेज लेने का और डिसएडवांटेज लेने का। उस जैसे फिक्स्ड हमारे कंपनी में 20,000 फिक्स्ड कॉस्ट है तो हमारा सेल्स इंक्रीज होगा तो हमें ये 20,000 ही बस देना है, तो ये हमारे लिए एडवांटेज है। लेकिन अगर हमारा सेल्स डिक्रीज हो रहा है तो हमें मस्ट है 20,000 देना, चाहे हमारे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो प्रॉफिट के केस में तो हमारे लिए एडवांटेज है फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन लॉस के केस में हमारे लिए ये क्या है, डिसएडवांटेज है। तो अगर किसी कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट है इसका मतलब उस कंपनी के पास एडवांटेज है, उस कंपनी के पास चांस है। किसका चांस है, चांस ऑफ गेटिंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। इस फिक्स्ड कॉस्ट का वो कंपनी एडवांटेज भी ले सकता है और डिसएडवांटेज भी, वो कंपनी के मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। तो अगर किसी कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट है तो उस कंपनी में क्या है, लिवरेज है। क्यों लिवरेज है, क्योंकि उसके पास चांस है, उसके पास चांस है उस फिक्स्ड कॉस्ट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज लेने का। इसे ही बोलते हैं लिवरेज। अब देखिए, अब यहां पर जब फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है इसका मतलब इस कंपनी के पास चांस ही नहीं है इस फिक्स्ड कॉस्ट का एडवांटेज लेने का, क्योंकि जितना हम सेल्स में इंक्रीज करेंगे उतना ही हमारे EBIT में भी इंक्रीज होगा और जितना हम डिक्रीज करेंगे हमारे EBIT में उतना ही डिक्रीज होगा, जितना इंक्रीज करेंगे हम सेल्स में उतना ही इंक्रीज होगा हमारे EBIT में, प्रॉफिट में, और जितना हम डिक्रीज करेंगे अपने सेल्स में उतना ही डिक्रीज होगा हमारे EBIT में, क्योंकि यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो कंपनी के पास कोई चांस नहीं है एडवांटेज और डिसएडवांटेज लेने का फिक्स्ड कॉस्ट का। तो फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं तो क्या एडवांटेज लेगा, तो यहाँ पे क्या है, नो लिवरेज। यहाँ पर कोई लिवरेज नहीं है, फर्म के पास कोई लिवरेज नहीं है, फर्म के पास कोई चांस नहीं है एडवांटेज और डिसएडवांटेज लेने का फिक्स्ड कॉस्ट का। अब देखिए यहाँ पर लो फिक्स्ड कॉस्ट है, तो देखिए लो फिक्स्ड कॉस्ट के केस में हम सेल्स में इंक्रीज कर रहे हैं 50% तो EBIT इंक्रीज हो रहा है 70% से, जबकि हाई फिक्स्ड कॉस्ट के केस में हम सेल्स में इंक्रीज किए 50% तो EBIT हमारा कितने से इंक्रीज हो गया, 175% से। तो इससे कंक्लूजन हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई लिवरेज है, कंपनी के पास हाई चांस है ऑफ गेटिंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अगर सेल्स में थोड़ा सा भी डिक्रीज होगा तो EBIT में बहुत ज्यादा डिक्रीज आ जाएगा, और अगर सेल्स में थोड़ा सा भी इंक्रीज होगा तो EBIT में बहुत ज्यादा इंक्रीज आ जाएगा। जब कंपनी के में हाई फिक्स्ड कॉस्ट है मतलब उस कंपनी में हाई लिवरेज है, उस कंपनी के पास हाई चांस है, हाई चांस ऑफ गेटिंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अब लो फिक्स्ड कॉस्ट है इसका मतलब उस फर्म के पास लो लिवरेज है। क्योंकि उस फर्म के पास लो चांस है, लो चांस ऑफ गेटिंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए यहाँ 50% हम इंक्रीज किए हैं तो EBIT सिर्फ 70% का इंक्रीज हुआ, जबकि अगर हम सेल्स को 50% से रिड्यूस करेंगे तो हमारा EBIT 70% से रिड्यूस हो जाएगा। ये हम आपको इंक्रीज के केस में बताए हैं। डिक्रीज के केस में भी सिर्फ ऐसा ही होगा कि अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं सेल्स में तो हमारे EBIT में तेजी से डिक्रीज होगा अगर हाई फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, तो यही है लिवरेज। लिवरेज क्या है, लिवरेज है चांस ऑफ गेटिंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। किसी कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट है तो उस कंपनी में क्या है, रिस्क ज्यादा है, जितना रिस्क है उतना ही बेनिफिट भी है। ठीक है, जितना रिस्क है उतना ही बेनिफिट भी है। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहनी है, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहनी है, उस पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज लेने का काम किसका है, कंपनी का है। कंपनी चाहे तो उसका एडवांटेज ले ले, कंपनी चाहे तो उसका डिसएडवांटेज ले ले। आजकल क्यों सेल्स बढ़ाने पे इतना फोकस किया जा रहा है, मार्केटिंग पे फोकस किया जा रहा है, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा पैसा क्यों लगाया जाता है, क्योंकि अगर ये सेल्स ही नहीं इंक्रीज होगी तो ये जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है आपका, थ्योरी वगैरह, EBIT, लिवरेज, ये सब धरा का धरा रह जाएगा अगर सेल्स ही इंक्रीज नहीं होगा। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले बाद में आते हैं, जबकि मार्केटिंग पहले आते हैं। कंपनी बोलेगी कि हमें तुम सेल्स बढ़ा के दिखाओ, हमारा सेल्स इंक्रीज करो। जब हमारा सेल्स इंक्रीज होगा तभी हम एडवांटेज ले पाएंगे अपने फिक्स्ड कॉस्ट का। अगर हमारा सेल्स ही इंक्रीज नहीं होगा तो हम एडवांटेज कहां से लेंगे।
ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं लिवरेज। जब कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट होगी तो कंपनी के पास एडवांटेज होगा उस फिक्स्ड कॉस्ट का बेनिफिट लेने का, साथ में कंपनी के पास डिसएडवांटेज भी आएगी उस फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहनी है। प्रॉफिट होगा तो हमारे लिए एडवांटेज है, सिर्फ और सिर्फ हमें इतना ही देना है। लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो ये कंपनी के लिए डिसएडवांटेज बन जाएगा, क्योंकि कंपनी को ये पेमेंट करना जरूरी है, मस्ट है। ठीक है, तो देखिए लेवरेज क्या है। लेवरेज क्या है? लेवरेज रेफर्स टू द चांस ऑफ गेटिंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज लेने का जो चांस है वो जिस कंपनी के पास है उसके पास क्या है? लेवरेज है। उसके पास क्या है? लेवरेज है। अगर इसे फिक्स्ड कॉस्ट ही बोलना होता, अगर लेवरेज को फिक्स्ड कॉस्ट ही बोलते तो क्या जरूरत है इसे रहने का? तो क्या जरूरत है दूसरा नाम लाने का? लेवरेज। फिक्स्ड कॉस्ट नाम खराब था क्या? फिक्स्ड कॉस्ट का ही दूसरा नाम है क्या लेवरेज? नहीं, लेवरेज अलग है, फिक्स्ड कॉस्ट अलग है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि जिस कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट है उस कंपनी में लेवरेज है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी के पास चांस है ये एडवांटेज लेने का, फिक्स्ड कॉस्ट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज लेने का। देखिए, इफ अ फर्म हैज फिक्स्ड कॉस्ट, अगर किसी फर्म के पास फिक्स्ड कॉस्ट है मींस फर्म हैज चांस टू गेट एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, तो हम क्या बोलेंगे? देयर इज लिवरेज इन फर्म। फर्म में लिवरेज है, फर्म के पास लिवरेज है। इफ अ फर्म हैज हाई फिक्स्ड कॉस्ट, अगर फर्म के पास हाई फिक्स्ड कॉस्ट है मींस द फर्म हैज हाई लिवरेज। अगर हाई फिक्स्ड कॉस्ट है तो फर्म के पास क्या है? हाई लिवरेज है। फर्म के पास हाई रिस्क है एंड हाई चांस टू गेट एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, फर्म के पास अगर फिक्स्ड कॉस्ट हाई है इसका मतलब कंपनी में हाई लिवरेज है। हाई लिवरेज का मतलब क्या है? कंपनी में रिस्क ज्यादा है। रिस्क ज्यादा है, साथ में बेनिफिट भी ज्यादा है। अगर सेल्स इंक्रीज होगा तो जितना सेल्स इंक्रीज हो रहा है उससे तेजी से ईबीआईटी इंक्रीज होगा हाई लिवरेज के केस में। जबकि अगर लो लिवरेज है तो सेल्स इंक्रीज होगा उससे ज्यादा तो नहीं, लेकिन अगर हम हाई लिवरेज के कंपैरिजन में देखें तो उससे कम इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर लो फिक्स्ड कॉस्ट है तो लो रिस्क है, सेल्स की इंक्रीज डिक्रीज का उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा ईबीआईटी पे। लेकिन अगर हाई लिवरेज है तो सेल्स में थोड़ा सा भी इंक्रीज डिक्रीज ईबीआईटी में बहुत ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज कर देगा। इसमें हम निकालते हैं डिग्री ऑफ लिवरेज। डिग्री ऑफ लिवरेज हम क्यों निकालते हैं? मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू अदर। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब अगर सेल्स में चेंज हो रहा है तो ईबीआईटी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अगर ईबीआईटी में चेंज हो रहा है तो उसका ईपीएस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये मेजर करने के लिए हम डिग्री ऑफ लिवरेज निकालते हैं। मेजर द इम्पैक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, ये क्या मेजर करता है? फिक्स्ड कॉस्ट के इम्पैक्ट को मेजर करता है कि फिक्स्ड कॉस्ट का इम्पैक्ट कंपनी में कितना है। अगर हाई फिक्स्ड कॉस्ट है इसका मतलब कंपनी में हाई इम्पैक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट का ज्यादा इम्पैक्ट है, मतलब फर्म में हाई लिवरेज है। और फर्म में हाई लिवरेज है तो फर्म में रिस्क भी हाई है और फर्म के पास चांस भी ज्यादा है क्या करने का? टू गेट द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो ये है लिवरेज। यही था आज का क्लास। आज बस हम पढ़े हैं लिवरेज। आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। उसके लिए थोड़ा सा एक बार हम बता देते हैं क्या है। देखिए, लिवरेज में हम क्या बताएं आपको? लिवरेज में हम बताएं कि लिवरेज क्या है? चांस ऑफ गेटिंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अगर ये जिस फर्म में है, जिस फर्म के पास चांस है फिक्स्ड कॉस्ट का एडवांटेज लेने का, उसे हम क्या बोलेंगे? उस कंपनी में लिवरेज है। लिवरेज में हम 3 तरह के लिवरेज को डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। कौन कौन सा? पहला आता है आपका ऑपरेटिंग लिवरेज। दूसरा आता है फाइनेंशियल लिवरेज एंड देन उसके बाद तीसरा आता है कंबाइंड लिवरेज।
अगर आप ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल को अच्छे समझ लें तो कंबाइन में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखिए लिवरेज क्या है, चांस ऑफ गेटिंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, चांस ऑफ गेटिंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। जो बिजनेस में ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, हम अभी बताए थे आपको कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी दो आते हैं, एक फिक्स्ड होते हैं और एक वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। तो ये ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का एडवांटेज लेने का जिसके पास चांस है उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है, जो हम एग्जांपल लिए थे आपको वो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट के ही एग्जांपल से अभी समझाए हैं लिवरेज। फिर उसके बाद है फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, चांस ऑफ गेटिंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब क्या, इंटरेस्ट, द कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड, उसका इंटरेस्ट का, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज लेने का चांस जब कंपनी के पास है तो हम क्या बोलेंगे, उस कंपनी में फाइनेंशियल लिवरेज है। देखिए कंपनी के पास फाइनेंशियल लिवरेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि हो सकता है कंपनी के पास बहुत ज्यादा रिजर्व हो, इस वजह से कंपनी अपने रिजर्व को ही यूज कर रही है, किसी तरह का डेट, किसी तरह का लोन न ली हो, तो फाइनेंशियल लिवरेज सभी कंपनी के पास होना कंपलसरी नहीं है। लेकिन ऑपरेटिंग लिवरेज सभी कंपनी के पास होता है। क्यों, क्योंकि अगर हमें बिजनेस चलाना है, अगर हमें अपने बिजनेस को ऑपरेट करना है तो उसके लिए हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट लगानी ही पड़ेगी। और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कौन सी कॉस्ट, दो कॉस्ट हमेशा लगती है, एक वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स्ड कॉस्ट। हो सकता है फिक्स्ड कॉस्ट कम हो किसी किसी कंपनी में, किसी किसी कंपनी में बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये दोनों ही कॉस्ट एग्जिस्ट करती हैं जब हम बिजनेस के ऑपरेशन की बात करते हैं तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। आज हम पढ़े हैं लिवरेज। आई होप लिवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल्ड में क्या है ऑपरेटिंग लिवरेज, क्या है फाइनेंशियल लिवरेज और क्या है कंबाइंड लिवरेज, और कैसे इन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। वैसे तो बहुत इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विद मुस्कान, अगर आपने उसे ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं अपने वीडियो की पीडीएफ्स एंड क्विजेस वहीं शेयर करती हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।